जब हम वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल चल रहा है उसे देखते हैं तो मेरे मन में इरफान खान की फिल्म मदारी के शुरुआती कुछ क्षणों में जो पर्दे के पीछे से उनकी आवाज़ आती है वो याद आती है कि बाज चूजे पर झपटा और चूजे को उठा के ले गया। कहानी सच्ची लगती है पर अच्छी नहीं लगती। इसको इस तरह से कहा जाए कि बाज चूजे पर झपटा और चूजे ने पलटवार किया। कहानी अच्छी लगती है पर सच्ची नहीं लगती। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन बुरी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गॉसिप। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है उसकी जो लाइनें वैश्विक मानचित्र पर 1917 से खींची जा रही हैं, उन लाइनों को थोड़ा गहरा करके देखने की कोशिश करेंगे। देखिए हम आपको कितना समझा पाते हैं। 1917 में चलते हैं। 1917 में रूस में जो जार्क थे, रूस के राजा को जार्क बोला जाता है, वो थे निकोलस सेकेंड। उनके विरोध में क्रांति हुई जिसे रूस की बाउसेविक क्रांति कहा जाता है। और उसके जो नेता थे वो थे लेनिन। लेनिन के नेतृत्व में रूस की बाउसेविक क्रांति हुई और उसका परिणाम यह निकला कि 1922 में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। यूएसएसआर, जिसको आप जानते हैं यूएसएसआर को, उसका निर्माण हुआ और उसमें 15 देशों ने सदस्यता ली उसकी, जिसमें रूस भी शामिल था और यूक्रेन भी शामिल था। 1991 तक, 1922 से लेकर 1991 तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। परंतु 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया और स्थितियां परिवर्तित होना शुरू हुई। जब 1991 से 2014 तक यूक्रेन को बाहर से देखा जाए, उसमें होने वाली घटनाओं को बाहर से देखा जाए तो सब कुछ सामान्य नजर आता है। परंतु अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो वर्तमान स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। इसको समझने के लिए हमारे वीडियो के दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे सेगमेंट का नाम है नेटो, नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1949 में, 1949 में यूरोप में आंतरिक शांति को बनाए रखने और इसे वैश्विक सामरिक दृष्टि से वैश्विक पृष्ठभूमि में मजबूत बनाए रखने के लिए नेटो का निर्माण हुआ, जिसमें काफी बलशाली देश शामिल थे। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह के देश जैसे प्रभावशाली देश शामिल थे और वर्तमान में इन देशों की संख्या 30 हो चुकी है। अब जो नेटो का जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5वां अनुच्छेद है, वो ये कहता है कि नेटो के सदस्य अगर किसी बाहरी देश पर, नॉन नेटो कंट्री पर आक्रमण करते हैं तो उसमें नेटो के देश कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। परंतु अगर नेटो के सदस्य पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में उस नेटो सदस्य देश की रक्षा के लिए अन्य जो भी बाकी देश हैं जो नेटो के सदस्य हैं वो अपनी सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और मजबूती से कंधा मिलाकर लड़ेंगे बाहरी देश के खिलाफ। यह मुख्यतया रूस को इस रशियन कॉन्टिनेंट में, इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में थोड़ा कमजोर बनाने के लिए किया गया था। पहले सेगमेंट की तरफ वापस आते हैं जिसमें 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ बाहर से सामान्य नजर आता है पर पर्दे के पीछे बहुत कुछ असामान्य घट रहा होता है। वो असामान्य ये है कि अमेरिका यूक्रेन से 1991 से ही लगातार संपर्क में रहता है ताकि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दिलाई जा सके और जिससे रूस को न केवल यूरोप में बल्कि संपूर्ण विश्व में सामरिक दृष्टि से कमजोर बनाया जा सके। और उसके लिए ये होता है कि 1991 से ही अमेरिका समय समय पर यूक्रेन में आंतरिक विरोध की स्थिति पैदा करता है और लोगों के मन में यह भावना पैदा करता है कि यूक्रेन को रूस से खतरा है। और यह खतरा तभी टल सकता है जब यूक्रेन नेटो की सदस्यता ग्रहण करे, ताकि कभी यूक्रेन और रूस के बीच में जंग होने पर नेटो कंट्रीज यूक्रेन की रक्षा कर सके। 2014 में स्थितियां अचानक से परिवर्तित होती हैं क्योंकि वहां के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको खुले तौर पर रूस का समर्थन करते हैं और यही समर्थन आंतरिक विरोध पैदा करता है लोगों के मन में। और ये विरोध होता है, ये क्रांति का स्वरूप लेता है और क्रांति का उद्देश्य यह होता है कि संपूर्ण यूक्रेन यह चाहता है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले और क्रांति से सरकार बदलती है और नई सरकार आती है। नई सरकार, आप सभी को पता है, स्वाभाविक तौर पर नेटो समर्थक थी, लेकिन रूस नेटो समर्थक नहीं है। स्वाभाविक तौर पर उनको इससे हानियां हैं, उनको उससे समस्याएं हैं, तो वो नहीं होंगे। और इसी कारण
20 फरवरी 2014 को यूक्रेन के निचले हिस्से, जिसे हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, उसमें रशियन आर्मी घुसती है और जंग शुरू करती है, जिसका अंत 26 मार्च 2014 को होता है और क्रीमिया रूस का हिस्सा बन जाता है। उससे रूस को 3 फायदे होते हैं। एक तो जो क्रीमिया, जो तात्कालीन यूक्रेन का हिस्सा था, वो और रूस के बीच में एक एजोव सागर है। उस एजोव सागर पर रूस का एकाधिकार हो जाता है। एक होता है कि यूक्रेन और रूस के नीचे जो ब्लैक सा है, यानी कि काला सागर है, उसमें अब जब क्रीमिया को जीत लिया गया है तो रशियन आर्मी को फ्रीली मूवमेंट करने की स्वतंत्रता होती है, वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो फायदा हुआ वो है 5 सितंबर 2014 को हुआ मिन्स्क समझौता। मिन्स्क समझौते में क्या हुआ था कि यूक्रेन ने हथियार डाले और उन्होंने ये बोला कि हम नेटो की सदस्यता नहीं लेंगे, बदले में रूस कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा। संपूर्ण दुनिया दंग, नेटो सदस्य दंग, अमेरिका दंग, और उसके परिणाम स्वरूप गंभीर प्रतिबंध जो अभी लगाए जा रहे हैं वैसे ही प्रतिबंध उस समय भी लगाए गए। और एक गंभीर प्रतिबंध यह था कि जो G8 कंट्री थी, जिसे आप अभी G7 कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, ये यूरोप की सबसे प्रभावशाली 8 देश थे, उसमें एक रूस भी शामिल था। परंतु जब 5 सितंबर 2014 को मिन्स्क समझौता हुआ, उसके बाद में रूस को G8 देश से बाहर निकाल दिया गया और अब जो वर्तमान स्वरूप है G7 वो सामने आया। लेकिन अभी भी नेटो सदस्य और अमेरिका लगातार यह कोशिश कर रहे थे 2014 के बाद में भी कि यूक्रेन कुछ भी करके किसी भी तरीके से नाटो सदस्यता ग्रहण करे और रूस को नियंत्रण में लाया जा सके। और इनकी कोशिश 2017 में सफल होती है। यूक्रेन खुले तौर पर नेटो के समर्थन में आता है, नेटो सदस्यता ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। पर रूस अपने चिरपरिचित अंदाज में हमेशा की तरह यूक्रेन के खिलाफ अपनी सुदृढ़ मजबूत योजना के लिए तैयार रहता है। और योजना को समझने के लिए हमें इस वीडियो का 3rd सेगमेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ को समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इसको आप सामान्य शब्दों में अमेरिका की कठपुतली कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अनुच्छेद 7 है, आर्टिकल 7 है। वो ये कहता है कि कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं कर सकता, परंतु अगर किसी देश का कोई हिस्सा हो जहां पर लोग यह चाहते हैं कि वो मूल अपने देश से अलग होना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं ये करने के लिए। और ऐसी स्थिति में जब कोई देश से कोई हिस्सा अलग होता है और उनके बीच में जंग होती है, तो अलग होया हुआ हिस्सा वो अपने पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। इसका बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अमेरिकन कठपुतली इसलिए बोला जाता है क्योंकि अमेरिका ने इस आर्टिकल 7 का प्रयोग अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, वियतनाम में किया, बाली में किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जिसमें अमेरिकन आर्मी है वो दूसरे देशों में घुसती है आर्टिकल 7 का प्रयोग करके कि यहाँ पर लोग हैं वो वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं। उसके अलावा यूएन का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता तो आज तक जम्मू कश्मीर का फैसला आ चुका होता। अगर उनका महत्व होता तो अफगानिस्तान में जब पिछले महीनों में बहुत कुछ हो रहा था और वहां पर तालिबानियों ने अपना अधिकार जमा लिया, उस समय यूएन चुप था और उसके बाद में उन्होंने तालिबानियों से मैत्री संबंध भी स्थापित किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई खास इस महत्व में नहीं है, वो अमेरिकन कठपुतली ही है, इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। और इस आर्टिकल 7 का उपयोग रूस ने जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें लेने की सोची। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सारा रोड मैप बनाया। वो रोड मैप इस तरीके से था कि रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर 2 छोटे शहर हैं, डोनाबास और लोहांस, उनको आर्टिकल 7 के तहत इस्तेमाल किया जाए। एक तो ये था। उसकी कार्यनीति के लिए रशियन लोग थे वो 2017 से ही उस शहरों में बढ़ने लग गए। वर्तमान में 70% आबादी, उन दोनों शहरों में 70% आबादी रशियन भाषा का इस्तेमाल करती है। और दूसरा जो उन्होंने काम किया वो किया कि यूक्रेन के ऊपर स्थित जो देश बेलारूस है, जिससे रूस के बहुत अच्छे संबंध है, वहां पर जब 3rd वेव चल रही थी उसी समय पर रूस ने अपनी आर्मी को वहां पर भेज दिया और अपनी टुकड़ियों को वहां पर भेज दिया और स्टैंड बाई पर रखा उनको। और फरवरी आते आते जब बहुत गंभीर तरीके से ये तनातनी का माहौल बन गया
तो रूस के कुछ सैनिक थे वो इन छोटे शहरों में घुसे और किसी शादी में उन्होंने झगड़ा किया। झगड़ा बहुत बड़ा हो गया और झगड़ा बड़ा हुआ और उसने क्रांति का रूप ले लिया और इसका उद्देश्य यह बताया गया कि ये दोनों शहर यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। अमेरिका की एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है CIA, उन्होंने ये बताया, पूर्वानुमान बताया कि रूस यूक्रेन पर 16 फरवरी को सुबह 5 बजे आक्रमण करेगा, पर यह नहीं हुआ। इसका उद्देश्य एशिया से जुड़ा हुआ है। एशिया में चीन, जो रशिया से काफ़ी अच्छे संबंध हैं उनके, उनमें विंटर ओलंपिक चल रहे थे और विंटर ओलंपिक में यूक्रेन के भी खिलाड़ी खेलते हैं, रूस के खिलाड़ी भी खेलते हैं, अमेरिका के खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो चीन की जो छवि है उसमें कोई खराबी ना आए, इसलिए चीन ने इस हमले को थोड़ा होल्ड पर रखने के लिए बोला और ये होल्ड पर गया। जब विंटर ओलंपिक का समापन 20 फरवरी को हुआ तो 21 फरवरी को रूस ने इन दोनों शहरों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और वहां पर अपने जो चेले थे उनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की पदवी दे दी। उन्होंने उन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को मदद के लिए पत्र लिखा और इसका कारण बताया गया वही आर्टिकल 7, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वही आर्टिकल 7 कि हम यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं और हमें यूक्रेन अलग नहीं हो रहा है, तो कृपया आप हमारी मदद कीजिए। 23 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संबोधन होता है और उसमें वो बताते हैं कि आर्टिकल 7 का इस्तेमाल करके हम इन देशों में मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने युद्ध नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मिलिट्री ऑपरेशन करने वाली है रशियन आर्मी, ताकि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो इन दोनों स्वतंत्र देशों से अलग हो सके। ये रूस ने कर दिया। रूस ने ऐसा करते ही रूस के जो व्लादिमीर पुतिन का ये संबोधन होते ही फिर से वही नाटो सदस्य देश, अमेरिका देश फिर से उसी गर्मजोशी में आ गए और उन्होंने कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल, कोट अनकोट कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल रूस पर करने का निर्णय लिया और उसका फैसला भी उन्होंने सुना दिया बाहर आकर कि कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया जाएगा और नाटो सेना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और संपत्तियां सीज की जाएंगी। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूक्रेन के जो 2 शहर हैं उनमें प्राकृतिक गैस के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। वैसे तो रूस है वो वैसे ही प्राकृतिक गैस के भंडारों से परिपूर्ण है, बट उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा और वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि अभी 6 दिन में, अभी देख लीजिए आप 6-7 दिन जो युद्ध के हुए हैं उसी युद्ध में इतना बड़ा जो क्रूड ऑयल है उसका इतना भाव बढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने जो सोचा था वो ये था कि यूक्रेन ने, जब यूक्रेन में चार्नोबिल दुर्घटना हुई, नाभिकीय दुर्घटना हुई, उस समय आंतरिक विरोध बहुत ज़्यादा हुआ जनता का, तो यहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब यूक्रेन होगा वो नाभिकीय देश नहीं रहेगा, नाभिकीय हथियारों का उपयोग नहीं करेगा और उन्होंने पूरे 200 परमाणु बम थे वो रूस को वापस भेज दिए। तो यूक्रेन परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं रहा और फिर भी वो इतने लंबे समय तक युद्ध में रूस को प्रतिद्वंदिता देने में कामयाब हो रहा है। ज़्यादा लंबे समय तक परमाणु हथियारों से मुक्त नहीं रह सकता। ये इसीलिए मुक्त है क्योंकि पूरे यूक्रेन के नीचे अंडरग्राउंड में रूस की गैसों की पाइपलाइन भिजी हुई है और अगर वो नाभिकीय हथियारों का उपयोग लेते हैं तो ये उनको स्वयं को भी बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो केवल जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं और चेतावनियों से काम चला रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर उनको ये कदम उठाना मजबूरी हो गया तो वो ये भी करेंगे। आगे जो होता है वो हम सभी देखते हैं, देखिए क्या होता है। जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ नए वीडियो को लेकर। धन्यवाद।